राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं कहाँ चोट लगी? नहीं, देखिए मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये तो होना ही था। भारत देश की राजनीति जिस रास्ते निकल पड़ी है और उसके भीतर समाज के अंदर का तनाव और इस भारत देश के भीतर की असमानता और उन तमाम सारे सवालों के दायरे में इस भारत देश के भीतर पिछड़ा, दलित और आदिवासियों का सवाल, यानी ये कहे कि सियासी तौर पर ये केवल इस भारत देश के संविधान से जाकर नहीं जुड़ा है, बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के उस सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जाकर जुड़ा है जिससे हर दिन इस भारत देश का बहुसंख्यक तबका दो चार होता ही होता है। यानी ये कहे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो सवाल जाति जनगणना को लेकर के और उनकी भागीदारी मुख्य धारा की राजनीति में नहीं बल्कि इस भारत देश की अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी है, इस सवाल को अगर चुनाव के ठीक पहले अगर उठाया और मौजूदा समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो विचार निकल करके आए, उसने दरअसल एक 30 मौजूदा राजनीतिक सत्ता को दे डाली है। क्योंकि पहली बार देश के भीतर खुलेआम खुले तौर पर सियासी सत्ता अगर इस बात को महसूस करने लग गई है कि जातीय समीकरण उसकी राजनीतिक सत्ता को एक झटके में छीन सकता है, यानी जातीय समीकरण के भीतर की असमानता उसकी राजनीतिक सत्ता को छीन सकता है, और इस भारत देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों के सवाल इस भारत देश के मुख्य धारा की बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट के भीतर चुनौती पैदा कर सकती है, तो संदेश बहुत साफ है कि पहली बार संविधान के परिसर के भीतर जो कुछ भी हो रहा है और संसद के भीतर नहीं बल्कि ये है कि भारत देश के कोने कोने में जो सवाल उठ रहे हैं वो चुनौती दरअसल हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नहीं है, बल्कि ये कहे कि ना ही उनकी अपनी विचारधारा जो कि आज से नहीं बल्कि डॉक्टर हेडगेवार के दौर से चली आ रही थी और उस समय में बाकायदा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को चुनौती कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे रहे थे। तो जरा आप कल्पना करके देखिए कि सालों साल के बाद वही सियासी सोच, वही राजनीतिक सोच भारत देश की राजनीति के बीच में आकर खड़ी हो गई है और 3 सवाल मौजूदा समय में एक झटके में सामने निकल करके आ गए। अगर इस भारत देश के भीतर में जाति और धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण सियासी सत्ता अगर चुनाव के समय करती है तो अब उसको चुनौती इस भारत देश के जातीय समीकरणों की राजनीति ही देगी। जी हां, और दूसरा सवाल, क्या सियासी सत्ता को ऐसा महसूस हो गया कि जिस सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय अभी तक उसने देश के भीतर सत्ता को साधा है, अब उसको चुनौती देने के लिए इस भारत देश के बहुसंख्यक देश की जनता जो अलग अलग जातियों के भीतर बटी हुई है या फिर उसको सियासी तौर पर बांट दिया गया है, उसको अगर एक साथ मुख्य धारा के भीतर लाने के प्रयास करती हुई सत्ता अगर दिखाई नहीं देगी तो सियासी सत्ता इस देश के भीतर एक झटके में पलट दी जाएगी। और वहीं पर मौजूदा समय में एक और सवाल, संसद भवन यानी पार्लियामेंट के भीतर ये खुलेआम नजर आने लगा है कि सत्ता के भीतर की बेचैनी उसकी अपनी सत्ता को खोने को लेकर के है, और सत्ता को खोने का सवाल किसी ताकतवर मुद्दों के आश्रय नहीं बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के दलित, पिछड़े और आदिवासियों को लेकर के है।
यानी ये कहे कि संसद भवन के भीतर लगते हुए इन तमाम नारे, जय भीम के नारे, इसका मतलब आखिर क्या होता है? संसद भवन के भीतर धक्का मुक्की और उसके भीतर एक सांसद के माथे से खून निकल जाना, इसके मायने और मतलब क्या है? और खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया बयान और उसके ऊपर प्रधानमंत्री की सफाई और पूरे भारतीय जनता पार्टी का इस समय में जिस रूप में सामने आने की पूरी प्रक्रिया के भीतर खड़े हो जाना कतारवाद तरीके से, और उसके मतलब और मायने इस दौर में क्या निकलते हैं, आज लगता है कि इन तमाम सारे बातों को जानने और समझने की बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरत है। और इस बात की शुरुआत तो सही मायने में शुरुआत से ही करनी चाहिए। जय भीम, जी हां, ये संघर्ष के प्रतीक का एक नारा होता है, जय भीम। ये किसी को राम राम कहने, किसी को राधे राधे कहने या किसी को सलाम दुआ करने से हट करके उस विचार का उद्घोष करता है जिसके आश्रय संघर्ष आपको करना होगा। और जय भीम इस भारत देश के भीतर हाशिए पर पड़े हुए तबके या फिर जातीय समीकरण के भीतर बिल्कुल दरकिनार किए गए वो सियासी जातियों के आश्रय, राजनीतिक जातियों के आश्रय सत्ता साधने के खिलाफ एक बेचैनी होती है। तो शुरुआत आज यहीं से करते हैं। जी हां, सच में काफी महत्वपूर्ण है। जय भीम का नारा देश के भीतर पहली बार 1935 के भीतर बाबू हरदास ने लगाया था। बाबू हरदास बाबा साहब अंबेडकर के काफी करीबी लोग थे और सेंट्रल प्रोविंस बनाम परिषद के विधायक थे, यानी समता सैनिक दल के वो सचिव तक रहे हैं। और इस दल का काम उस समय में था कि समानता के विचारों को हर गांव के भीतर फैलाने के लिए जो कुछ भी साथ जुड़ रहा है उसको आगे काम इस रूप में करना है जहां पर इस भारत देश के भीतर में एक दूसरे को नमस्कार किया जाता है, राम राम किया जाता है, राधे राधे किया जाता है, माई बाप किया जाता है, या फिर जो भी उसी के समानांतर जय भीम का नारा का इजाद जो है बाबू हरदास ने किया था। लेकिन इस संघर्ष का प्रतीक कैसे बन गया, और ये एक पवार साहब ने अपने किताब के अंदर भी इस बात का जिक्र किया। कांठी नागपुर क्षेत्र के भीतर एक संगठन बनाया गया दलित पैंथर के आश्रय, और 1938 के समय में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर के भीतर अंबेडकर आंदोलन के बौद्धिक सभा जब वहां पर लग रही थी तो उसके भीतर इस नारे को असल में दलितों की जीत से जोड़ा गया, दलितों की एकजुटता से जाकर जोड़ा गया, और आत्मसम्मान के आश्रय कैसे संघर्ष दलितों को करना है और समाज के भीतर अपने हक को पाना है, इस बात का जिक्र इस नारे के साथ 1935 और 1938 के भीतर लगा था। अब जरा आप सोच करके देखिए और अपने घड़ी की सुई को 2024 में आज के दौर में संसद भवन के परिसर के भीतर लेकर के आइए, तो इस समय में संसदीय राजनीति के साथ कई सारे मुद्दे आए, लेकिन भारत देश की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई किया है तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुआ है। जातीय समीकरण इस भारत देश के भीतर अलग अलग राजनीतिक पार्टीज को भी खड़ा करते गई है। और अब ऐसे में 2024 के भीतर जब इस भारत देश के सामने चुनौती कॉर्पोरेट और सत्ता के नेक्सस की है, इस भारत देश के सामने चुनौती सत्ता द्वारा अपने आप को केंद्रित करते हुए इस भारत देश के भीतर संसद के अंदर ही नहीं बल्कि कई संसद भवन के बाहर भी तमाम सारे संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके एक मोनोपोली को जन्म देने की है। और इन तमाम बातों के साथ साथ इस देश के भीतर काम करने वाले संस्थान अगर हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व के आश्रय अगर अपने आप को इस
देश के भीतर रखने में अगर कोई कोताही नहीं बरतते हैं तो फिर उसको भी चुनौती देने के लिए भी इस दौर में जय भीम का नारा इतने प्रभावशाली तरीके से अब धीरे धीरे उभरने लगा है, जहां पर फिर से दो तीन बड़े सवाल इस भारत देश के सामने मौजूदा समय में खड़ा हो गया है। एक सवाल ये कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के क्यों खिलाफ थे। इस भारत देश की राजनीति के भीतर जातीय समीकरण को साध करके सत्ता पाई जा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये क्यों अभी भी ऐसा सोचा जाता है। और वहीं पे तीसरा अंतिम एक सवाल कि वर्तमान समय में क्यों इस भारत देश के बहुसंख्यक तबका गरीब है, पिछड़ा है, हाशिए पे पड़ा हुआ है, मुख्य धारा में उसकी कोई भागीदारी अब तक नहीं है। और इन तमाम सारे सवालों से जुड़ा हुआ जो अंतिम एक और सवाल है जो मौजूदा राजनीति के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर चुनौती देते हुए सामने खड़ा हुआ था, उसने बता दिया इस देश को कि दरअसल सत्ता पक्ष कितनी भी पूंजी को समेट ले, वह अपने आप में कितनी भी मोनोपोली को बना ले, वो किसी भी तानाशाही रवैये के आश्रय या फिर हिंदुत्व की विचारधारा को लेते हुए वो इस भारत देश को अपने अनुकूल करने की कोशिश चाहे जितनी भी कर ले, लेकिन इस भारत देश के भीतर बहुसंख्यक देश की आम जनता जो अभी भी हाशिए पर है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, बेरोजगार है, अगर वो इस बात को समझ गई तो सत्ता हाथों से कभी भी खिसक जाएगी। और शायद इसी बात का अंदेशा अब भारतीय जनता पार्टी को भी हो चला है, कांग्रेस पार्टी को भी है और इस भारत देश के तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी है। लेकिन ये सारी घटनाएं पहली बार है कि संसद भवन के मुख्य दरवाजे के भीतर सीढ़ियों के ऊपर कांग्रेस पार्टी नारे लगाते हुए अंदर पहुंचना चाहती है और सत्ता पक्ष के सांसद उनको रोकना चाहती है। यानी धक्का मुक्की भी होती है, एक सांसद दूसरे सांसद के ऊपर गिर जाता है, लेकिन एक ही झटके में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। जरा ये समझिए कि डर जो है इस समय में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से इसलिए कहीं ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इन जिन तमाम सारे मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें वो खुद की सत्ता की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा सत्ता को चुनौती इस भारत देश की उस आम जनता के जरिए दे रहे हैं जो इस समय में बिल्कुल खाली हाथ है, हाशिए पे पड़ा हुआ तबका है। और यही कारण है कि संसद भवन के दरवाजे का यह दृश्य जो है और उस दृश्य के भीतर सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना, उसके भीतर विपक्ष के राहुल गांधी का कहना, इन तमाम बातों को अगर मिलाकर के समझिएगा, सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार इस समय में कितना ज्यादा सियासी संघर्ष सत्ता बचाने और सत्ता पाने और सत्ता से सत्ता को बेदखल करने का हो चला। जरा देखिए। एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं कहाँ चोट लगी? नहीं, देखिए मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये परिस्थितियां तो होनी ही थी और सबसे बड़ी कारण इसका यह है कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940 के भीतर जिस समय धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, उन्होंने पहले ही आगाह किया था और उन्होंने बाकायदा लिखा और कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस भारत देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारा के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है, यानी फिट नहीं है, और हिंदू राज को हर हाल में रोका जाना चाहिए। और वो दौर अगर उस समय का ध्यान दीजिएगा तो हेड गवार और उसके बाद गुरु गोलवलकर का आना, और उसी के समानांतर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन जो 1956 में नागपुर के भीतर हुआ, और उसी दिन हुआ जिस दिन शस्त्र पूजा के आश्रय आरएसएस यानी संघ अपनी उत्पत्ति को मनाती है, यानी दशहरा के दिन। नागपुर के भीतर भी आज तमाम सारे संगठन एकजुट होते हैं। कल वहां पर जो है बरबनी से जोड़ते हुए एक बहुत बड़ी रैली की जा रही है। महाराष्ट्र के भीतर नई राजनीति सत्ता के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विधायक हैं, वो 100 से अधिक विधायकों ने जब शपथ लिया तो हर ने जय भीम कहा। खुद मुख्यमंत्री इनकी शपथ लेते समय जो है देवेंद्र फडणवीस साहब भी महाराष्ट्र के भीतर जय भीम करने से चूके नहीं हैं। लेकिन सवाल है कि आज की सियासत में, आज की राजनीति में पहले पुरानी परिस्थितियों की इसलिए भी टटोलने की जरूरत आ गई है क्योंकि धीरे धीरे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने माना कि अब उस दरवाजे पर आकर वो खड़े हैं जहां पर उनकी चुनावी जीत को उनको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो फिर चुनावी जीत अगर पक्की है तो अपनी विचारधारा को इस भारत देश की आम परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं या फिर उसको लागू करा सकते हैं। और इसी को चुनौती देते हुए पुराने किताब के उन पन्नों को धीरे धीरे लोग पलटने लगे हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन है और बार बार डॉक्टर अंबेडकर कहने के बजाय अगर इस भारत देश के भीतर भगवान का नाम लिया जाए तो फिर आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो फिर ऐसे में समझना पड़ेगा कि साइमन कमीशन जब भारत के भीतर लागू हुआ था, आया था, तो बाबा साहब अंबेडकर ये कहने गए थे कि आप हमको हिंदू मत मानिए, हमको आप माइनॉरिटीज का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि इससे हमें कोई सुविधाएं मिल जाएगी, अन्यथा जो जातीय समीकरण हिंदू समाज के भीतर है इससे हमको एक्सप्लॉइट ही किया जाएगा और हमारे पास उसके बाद कुछ नहीं होगा। यानी टकराव उस समय से शुरुआत हुई थी और उस दौर की परिस्थितियों को आज के दौर में समझिए कि भले ही संविधान ना बदला हो और भारत अभी भी औपचारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन सच में वास्तविक जीवन के भीतर हिंदूवादी शक्तियां समाज संस्कृति के साथ राज्य सत्ता को धीरे धीरे प्रभावित कर रही है। और इसके लिए आज जो हम इस तमाम सारे चीज को जब देखा तो उसके छत्र तले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे, उन तमाम बातों को समझने का कोशिश किया। बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि हिंदू राष्ट्र दलित और महिलाओं के खिलाफ पूरी तरह से मानते हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा था कि जातीय व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त होता है कि महिलाओं को अंतर जातीय विवाह करने से रोका जाए, और इसी परिस्थिति को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा मानने के पीछे जो कारण थे वो उनके राइटिंग एंड स्पीचेज के जो उनके बुक है ना, उसके भीतर साफ तौर पे लिखा गया कि जातीय व्यवस्था से पैदा हुई असमानता एक बहुत बड़ा कारण थी जो स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारा और लोकतंत्र का निषेध करती है। और जातिवादी असमानता हिंदुत्व के प्राण तत्व है। यही बात उनको इस नतीजे तक पहुंचा देती है कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो अलग अलग विरोधी छोर पे खड़े हैं। अब ऐसे में आप उस अतीत के उन तमाम पन्नों को पलट के देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर की सोच को वर्तमान समय में ला करके आप देखिए, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि दरअसल इस दौर में सत्ता की बेचैनी और बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का नाम सत्ता जाते हुए आखिर क्यों दिखाई देने लगती है भारतीय जनता पार्टी को, और खतरा राहुल गांधी क्यों बन गए। और पूरे मामले के ऊपर संसद भवन के भीतर जो आज धक्का मुक्की हो रही थी या फिर किसी को कटघरा में खड़ा करने की जो प्रयास हो रही है, उससे आगे निकल करके देखेंगे उसके आगे की राजनीति अब साधने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है और उसके भीतर ऐसी कौन सी घबराहट है। क्योंकि एक बनी हुई परिस्थितियां धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलती जा रही है और यह भारत देश के अलग अलग हिस्सों के भीतर खुलेआम खुले तौर पे नजर तक आता है। देखिए जरा, ये आखिरी फुटेज थी नागपुर की,
ये नागपुर के भीतर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कल महाराष्ट्र के भीतर एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि इस समय में, वर्तमान समय में हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदुत्व की परिकल्पना को भारतीय जनता पार्टी बार बार परोस कर एक अभ्यास तो करती है। ये ठीक वैसा ही अभ्यास है जैसे आरएसएस संघ ने भी किया, लेकिन आरएसएस भी इस बात को शुरुआत से समझ रही है कि उसके सामने चुनौती न तो कांग्रेस पार्टी है, न ही कोई राजनीतिक पार्टी है। चुनौती दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वह पूरा का पूरा राजनीतिक सोच और विचारधारा है, जो खुलेआम खुले तौर पर चुनौती संघ यानी आरएसएस को देता है। इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान, दलित, इन तमाम सारे बातों को ढाल बना रही है। ये काम आरएसएस ने भी किया है, संघ ने भी किया है। 1974 के भीतर पहली बार जब देवव्रत साहब सरसंघचालक हुआ करते थे आरएसएस के, उस समय में याद कीजिएगा जयप्रकाश नारायण ने को भी संघ ने अपने साथ लिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा किया था। इस देश के भीतर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे स्वयंसेवक उस समय में जयप्रकाश नारायण के पीछे आकर के खड़े हो गए थे। लेकिन उसके आगे का सवाल है कि 1974 के भीतर बाला साहब देवव्रत ने जब एक रवैया अपना बदला, तो पहली बार देश के भीतर अंबेडकर, पेरियार, महात्मा फुले जैसे महापुरुषों के नामों को अपने सुबह के प्रार्थना से भी जाकर के जोड़ लिया। यानी ये कहे कि जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, नहीं पैदा हुई थी, तब आरएसएस को समझ में आ गया था कि इस चुनौती को आप धाराशाही नहीं कर सकते। आपको इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाना है, ये आपको समझ होनी चाहिए। इसीलिए अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर मजबूत होती है, तो संघ एक चेतावनी के तौर पर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और हिंदुत्व की सोच को सामने रख देता है। वर्तमान समय में भी वही परिस्थिति होती है। यानी ये कहे कि जहन में जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग रही है और इस भारत देश के भीतर में जो सियासी चुनौतियां रही, यानी राजनीतिक चुनौती रही है, उसके पीछे का जो विचारधारा है वो किसी राजनीतिक पार्टी से निकली हुई विचारधारा नहीं है, बल्कि इस भारत देश को समझने वाले लोगों के बीच काम करते हुए और जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है देश के भीतर, उसके साथ खड़े होकर के उनके हक और अधिकारों का जिक्र करने की सोच, इसने चीजों को आगे लेके गया है। लेकिन भारत देश की संसदीय राजनीति के इतिहास के भीतर ऐसा पहला मौका होगा जब कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब को उनके माने जातीय समीकरण के सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय सियासी फायदा यानी राजनीतिक फायदा के लिए नहीं, बल्कि ये कहे कि इस देश के भीतर में उस राजनीतिक इकोनॉमी को चुनौती देने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी का जिक्र करने की शुरुआत की, जहां पर लोग जो है इस भारत देश को कौन चला रहा है, कैसे चलाया जाना चाहिए, इससे जोड़ने की पेशकश सियासी तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर दिया। दरअसल यहीं पर वो परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अन्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हट करके इसीलिए है क्योंकि वह किसी एक पारंपरिक पार्टी के तौर पर नहीं है, बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के भीतर आजादी का आंदोलन के बाद जिस विचारधारा को इस भारत देश की राजनीति के भीतर आत्मसात किया गया और देश की जनता उसके साथ जाकर खड़ी हुई, और कांग्रेस की ऐसी विचारधारा है जिसमें आपको कहीं पर भी कोई संगठन नजर नहीं आएगा, कोई नेता नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक कांग्रेसी मन इस भारत देश के भीतर में लगातार सालों से चलते रहा है। उसको चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू पे निशाना साधा, इंदिरा गांधी पे निशाना साधा, राजीव गांधी पे निशाना साधा, और उसके ऊपर निशाना साधते हुए अब कांग्रेस पार्टी के ही चंद नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी किया। उसके भीतर पीवी नरसिम्हा राव है, उसमें सरदार पटेल है, उसमें सुभाष चंद्र बोस है, उसमें मालवीय जी है, उसमें एक लंबी लिस्ट है कि किनको साथ लेना है, किसको। कांग्रेस का मतलब आखिर गांधी परिवार को बता देना है। लेकिन सवाल है कि पहली बार देश के भीतर कांग्रेस ने उस नब्ज को पकड़ लिया जिस नब्ज के आश्रय भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है राजनीतिक घटनाक्रम एक ही झटके में ला करके खड़ा कर देता है, जहां पर हेडगवार, गुरु गोवलकर और जिस सियासत को साधना चाह रहे थे, और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अपने विचारों की आश्रय जिसके भीतर समानता का जिक्र सबसे बड़ा था, चुनौती दे रहे थे, वह परिस्थिति एक झटके में भारत देश की राजनीति के भीतर फिर से सामने आकर के
खड़ी हो चली है। यही वह चुनौती है जो संसद भवन की परिसर के भीतर आज दिखा रही है कि देखिए एक सांसद के माथे से खून निकलने लगा। देखिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दे दिया और राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए हमें रोकने की कोशिश की गई, संसद भवन के भीतर जाने नहीं दिया गया। टकराव की ये परिस्थिति दरअसल सांसदों के भीतर केवल सांसदों भर का किस्सा नहीं है, बल्कि इस भारत देश के भीतर जिन चंद हाथों में समूची देश की ताकत, समूचा पैसा सिमटा हुआ है, उसको चुनौती देने के लिए क्या सच में इस भारत देश का दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा तबका और गरीब समाज, क्या अल्पसंख्यक समाज और शायद ये कहे कि इन तमाम लोग सबसे हट करके चंद हाथों में जो सब कुछ है उसको चुनौती देते हुए भारत देश के भीतर की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां पहली बार देश के भीतर सामने खड़ी हो गई है और सत्ता को ऐसा लगने लगा कि ये हालात अब उसके हाथ से सत्ता छीन तक लेगी और सत्ता खुद को बचाने में और सत्ता से हटते हुए अब देखना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये पहला नजारा भारत देश की राजनीति का अनूठा सच है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।